फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अर्जुन ने फ़ोन सुनकर गुस्से से फ़ोन को ज़मीन पर पटक दिया और अपना हाथ टेबल पर दे मारा। डैम इट! काजल ने अर्जुन के हाथ को देखा तो उससे खून बह रहा था। जीजू, क्या हुआ? काजल अर्जुन के हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी कर रही थी। जीजू, हुआ क्या? बताइए तो। वो नर्स पुलिस की हिरासत से भाग गई है। क्या? पर कैसे? वो यहाँ से ले जा रहे थे और रास्ते में ही उसे कोई छुड़ा कर ले गया। दाई माँ भी वही थी। अर्जुन, ये क्या हुआ आपके हाथ में? कुछ नहीं दाई माँ। दाई माँ, वो नर्स भाग गए। क्या? अर्जुन, वही एक कड़ी थी जो हमें उस इंसान तक पहुंचा सकती थी। दाई माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अभी भी वहां आ गया। दाई माँ ने अभी को अपने गले से लगा लिया। अभी, आप ठीक हो गए। आपको देखकर मन खुश हो गया। अंजू के दिमाग में एक बात आई तो उसने दाई माँ से कहा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हमने आश्रम में फ़ोन किया था जहाँ रौनक का इलाज चल रहा है। ये रौनक कौन है दाई माँ? वो हमारा बेटा है। सब चौंक गए सिवाय अर्जुन के। दाई माँ, आपका बेटा भी है? आपने कभी बताया नहीं। मैं बताता हूँ, अर्जुन ने कहा। जिस दिन अभी के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन रौनक भी साथ में ही था। दोनों को उन लोगों ने पता नहीं ऐसी कौन सी ड्रग दी जिसकी वजह से दोनों जिंदा लाश बन गए। अर्जुन, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? काजल ने कहा, हम रौनक को भी वही औषधि दे देते जिससे वो ठीक हो जाते। काजल बहू, अब बहुत देर हो गई है। दाई माँ, जब अभी ठीक हो सकते हैं तो रौनक क्यों नहीं? मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है अर्जुन, कहकर रोने लगी तो अर्जुन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो ठीक हो जाएगा। तभी दाई माँ का फ़ोन बजा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप जल्दी से यहाँ पहुँच जाइए, रौनक को होश आ गया है। ये सुनकर दाई माँ खुश हो गई। हम अभी पहुँच रहे हैं, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अर्जुन, रौनक को होश आ रहा है। ठीक है दाई माँ, सब चलते हैं। कुछ ही देर में सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ भीड़ इकट्ठा थी। यहाँ ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? चलो। दाई माँ आश्रम के महंत जी से मिलने के लिए गई जो रौनक के पास बैठे हुए थे। महंत जी, रौनक ठीक है? उन्होंने सिर झुका लिया। महंत जी, क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रौनक तो ठीक है ना? अर्जुन की नज़र जब रौनक की तरफ गई तो वो खून से लथपथ था। दाई माँ ने देखा तो रौनक से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रौनक, उठिए एक बार, देखिए हम आपकी माँ, कहकर बस रोए जा रही थी। अर्जुन ने दाई माँ को अपने गले से लगा लिया। काजल, अवी, रवि, समीर सब रो रहे थे। काजल ने दाई माँ को अपने गले से लगा लिया। काजल, हम रौनक के लिए जी रहे थे, हमें जिंदा लाश बना गया। हम इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन ये ठीक हो जाएंगे, पर ये तो हमें धोखा दे गए, कहकर फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने महंत जी से कहा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ये तो ठीक हो गए थे। जिस कमरे में इन्हें लेटा रखा था हम सब वहीं थे। जब सब वहीं थे तो ये सब कैसे हो गया? पर हाँ, हम सब कुछ देर के लिए बाहर चले गए, पर सुरेश वहीं था, उसे पता होगा। कहाँ है वो? सबने सुरेश को इधर उधर ढूंढने लगे पर वो कहीं ना दिखा। अर्जुन का गुस्सा उसके हाथ से बाहर जा रहा था। वो भाग गया है, अर्जुन ने जोर से चीख कर कहा। रवि, पुलिस को फोन करो। सर, पुलिस आ रही है। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर, वो इंसान मुझे जिंदा चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। हाँ, कोशिश, जैसे वो नर्स तुम्हारे हाथ से निकल गई और अब ये। लुक इंस्पेक्टर, इस बार अगर वो शख्स आपके हाथों से निकला तो मैं आपको क्या करूँगा, कहकर बात छोड़ दी। देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, हम जानते हैं कि ये सब जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, पर इसके पीछे आपका ही कोई करीबी है जो आपके हर मूवमेंट पर निगरानी रख रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमसे कोई है जो ये सब कर रहा है? आई एम सॉरी, पर यही हकीकत है, क्योंकि जब भी हम सच तक पहुंचने वाले होते हैं तब तक सब खत्म हो जाता है। इंस्पेक्टर, हाथ में रहो अपनी, वरना। अर्जुन ने गुस्से से उसके गिरेबान को पकड़ने लगा तो रवि ने पीछे खींच लिया अर्जुन को। जीजू, खुद को संभालिए, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे कैसे खुद को संभालूं? वो शख्स बारी बारी सबको। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। बहुत हो चुका आप, कहकर किसी को फोन किया। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए,
आपकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डोंट वरी, आई एम कमिंग, कहकर फ़ोन रख दिया। अर्जुन, आपने किसको फ़ोन किया था? काजल ने पूछा। ये वो है जो शेर के मुंह से अपना शिकार को खींच लेता है। सब रौनक की डेड बॉडी को वहां से ले आए। रौनक की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समीर अकेले घर जाने लगा तो अर्जुन ने रोक दिया। अकेले कैसे जाओगे? भैया, ऑटो रिक्शा से। रवि समीर को छोड़ाओ। समीर जाने लगा तो अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया। अपना ध्यान रखना भैया, मैं यहाँ आ सकता हूँ। ये तुम्हारा घर है, जब मर्जी है आ जाना। समीर रवि को लेकर चला गया। दाई माँ का सब बहुत ख्याल रखते थे। दिन बीत रहे थे, अभी भी अब पूरी तरह से ठीक था। दाई माँ भी धीरे धीरे संभल तो गई थी, पर दिल में टीस अब भी थी। रात को सब खाना खाकर फ्री हुए तो अभी अर्जुन के पास बैठ गया। भैया, रौनक भी उस दिन मेरे साथ था, तो मुझे याद क्यों नहीं है? अर्जुन ने अभी का सर अपने कंधे पर रख लिया, क्योंकि तुम दोनों की बॉडी में उन्होंने ऐसा ड्रग इंजेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से तुम सब कुछ भूल गए थे। रौनक को शायद कुछ याद आ गया, इसलिए उसके साथ वो हादसा हो गया। तभी अर्जुन का फोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने फोन देखा तो रवि का फोन था, तो अर्जुन ने फोन रिसीव किया तो रवि रो रहा था। रवि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सर, वो माँ, कहकर रोने लगा। क्या हुआ? सर, किसी ने माँ को मार दिया है। उनकी डेड बॉडी मिली है सड़क के बीचों बीच। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। उनका पोस्टमार्टम हो गया है। अर्जुन ने सुना तो वो धम से सोफे पर बैठ गया। आप जल्दी आ जाइए सर। हाँ, आ रहा हूँ मैं। काजल ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? रवि की माँ को किसी ने मार दिया है। सब एक साथ बोल पड़े। क्या? ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे जाना होगा। अर्जुन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जीजू, मैं भी चलती हूँ। अभी दाई माँ चलने लगे तो अर्जुन ने दोनों को रोक दिया। दाई माँ, आप और अभी यहीं रहिए। पर अर्जुन, दाई माँ प्लीज। ठीक है, हम दोनों यहीं रहते हैं, पर आप अपना ध्यान रखना, और दाई माँ आप भी। अर्जुन, काजल, अंजू चले गए। रवि का रो रो कर बुरा हाल था तो अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया। सर, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ ऐसी निर्दयता दिखाई? रवि, आंटी जी की बॉडी सड़क के बीचों बीच कैसे? पता नहीं सर, मुझे फ़ोन आया और मैं वहाँ पहुँच गया, पर माँ वहाँ कैसे पहुँची और वो वहाँ क्या करने गई थी कुछ पता नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अस्पताल से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सबने सुबह होते ही आत्मसंस्कार कर दिया। अर्जुन रवि को अपने साथ ले आया। इन कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया कि सबकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक रात सब सो रहे थे। काजल और अर्जुन अपने कमरे में थे तो काजल रात को बड़बड़ाने लगी, छोड़ दो मुझे, मत करो मेरे साथ ये सब। अर्जुन ने सुना तो वो उठ गया। काजल पसीने से तरबतर हो गई। काजल, क्या हुआ? अर्जुन ने काजल को छुआ तो काजल ने अर्जुन का हाथ झटक दिया। मत छूना मुझे, तुम बहुत गंदे हो। काजल, मैं अर्जुन। काजल ने आंखें खोली तो रोती हुई अर्जुन के सीने से चिपक गई। अर्जुन, मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे ले जाएंगे। काजल, मेरी तरफ देखो। काजल ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन के चेहरे पर उसके लिए चिंता नजर आ रही थी। काजल, यहाँ कोई नहीं है, देखो। काजल ने पूरे कमरे में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। वो ख्वाब देख रही थी। काजल, कौन ले जाएगा तुम्हें? काजल की आंखें बरसने लगी। वो काजल के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। काजल अर्जुन की तरफ देख रही थी। काजल, मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? काजल रोती रही। काजल, तुम मुझे कुछ बताओगी? नहीं तो मैं तुम्हारी तकलीफ कैसे दूर करूंगा? कमरे में खिड़की में से चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी। काजल ने साड़ी पहन रखी थी तो उसकी कमर से पल्लू हट गया। अर्जुन की नज़र जब काजल की कमर पर गई तो अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। काजल, ये क्या हुआ तुम्हें? काजल रोती रही, बस रोती रही। अर्जुन के हाथ काजल की कमर की तरफ गए तो काजल ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और नाम में सिर हिला दिया। पर अर्जुन ने काजल की बात नहीं मानी। उसने साड़ी थोड़ी सी और हटा दी तो काजल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, अर्जुन की आंखें बड़ी होती चली गई। अर्जुन की आंखें बरसने लगी। उसे काजल का दर्द दिखाई दे रहा था। काजल ने अपना मुंह घुमा लिया और बेतहासा रोने लगी। अर्जुन ने काजल को अपनी तरफ घुमा लिया। काजल, मुझे सिर्फ तुम्हारी रूह को छूना है, जिस्म की चाहत नहीं रखता है इश्क मेरा। तुम आज भी मेरे लिए वही काजल हो जो कल थी,
और आने वाले कल में भी मैं तुम्हें ही चाहूँगा। तुम वो हो जिसे मैं खुद से चाहता हूँ। अर्जुन कहकर काजल रोने लगी तो अर्जुन ने काजल के जिस्म पर लगे हर जख्म पर अपनी प्यार का मरहम लगा दिया। काजल रोते हुए अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन, मुझे आप अपने से कभी जुदा मत करना, वरना मर जाऊंगी मैं। अर्जुन ने काजल को खुद से बिल्कुल सटा लिया और उसके बालों को चूम लिया। काजल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। उन सबको सजा मिलेगी जिन्होंने तुम्हें ये जख्म दिए हैं। अर्जुन ने काजल के पूरे चेहरे को चूम लिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस रात में दोनों के दरमियान जो भी दूरियां थी सब मिट चुकी थी, सिर्फ प्यार था। अर्जुन का साथ पाकर काजल ने अपनी मोहब्बत अर्जुन पर लुटा दी। दोनों तन मन से एक हो गए। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह काजल की आंख जल्दी खुल गई। काजल अर्जुन के बाहों में थी और उसे देख रही थी। अर्जुन की आंखें भी खुल गईं। काजल उठकर जाने लगी तो अर्जुन ने उससे ना में सर हिला दिया। अर्जुन ने उसे अपने करीब कर लिया तो काजल उसके सामने मुंह करके लेट गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने उसके चेहरे पर हाथ फिराया तो काजल की आंखें बंद हो गईं। अर्जुन काजल के ऊपर झुक गया और काजल ने उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। कुछ देर बाद काजल नहाकर तैयार होकर बाहर आ गई। काजल ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब आ गए तो दाई माँ ने काजल को देखा तो कहा, क्या हुआ है काजल, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अर्जुन ने काजल की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। दीदू, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस सोच रही थी इन दिनों में क्या क्या हो गया है, जिंदगी ही बदल गई है। काजल बेटा, कह तो तुम सही रही हो, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सबने नाश्ता कर लिया तो सब अपने अपने काम में लग गए। अर्जुन अंजू के पास चला गया तो घर के बगीचे में रखे सोफे पर बैठी हुई थी अंजू। अरे जीजू, आप, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहिए। अर्जुन अंजू के पास बैठ गया। काजल का क्या अतीत है? अंजू ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे बड़े पापा काजल दीदू के पापा DIG सत्येंद्र कुमार और मेरे पापा मोहन कुमार IAS थे। दोनों ने स्मगलिंग ड्रग्स का धंधा करने वालों की नाक में नकेल कस दी थी, पर वो नहीं जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। एक मिनट, अर्जुन ने कहा, ये वो सत्येंद्र कुमार हैं जो 2 साल पहले उनकी और उनके परिवार की किसी ने हत्या कर दी थी? हाँ जीजू, वही है। दीदू डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई और मेरी भी छूट गई। हम दोनों घर पर नहीं थे। जब हम वापस आए तो हमारी दुनिया ही लुट गई थी। पर अचानक से कुछ लोग आ गए और हमें जबरदस्ती अपने साथ ले गए और हमें अलग अलग कमरे में रख दिया। उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया मुझे, पर दीदू को उन्होंने ड्रग्स देकर मेंटली टॉर्चर किया। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर एक दिन मौका देखकर मैं किसी तरह दीदू को लेकर वहां से निकल आई। पर दीदू, वो तो होश में थी ही नहीं। फिर दीदू को मैं आचार्य जी के पास ले गई, क्योंकि वही सेफ जगह थी। वो लोग हमें पागल कुत्ते की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने ही दीदू का इलाज किया, पर उन्हें नॉर्मल होते होते वक्त लगा। आज भी वो डर जाती हैं। अर्जुन ने पूरी बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अंजू रो रही थी, जीजू, दीदू को बचा लो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अर्जुन ने प्यार से अंजू के सिर पर हाथ फिराया। मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई भी नहीं छू पाएगा। जीजू, उनमें से एक आदमी को कुछ दिन पहले मैंने इस शहर में देखा था। कहाँ देखा है तुमने अंजू से? नेहरू चौक के पास। मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा। अर्जुन ने अंजू के सर पर हाथ रख दिया। जीजू, एक और बात है। कौन सी बात है? मिस्टर भाटिया भी उन लोगों से मिले हुए हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? बड़े पापा से सुना था। तुम चिंता मत करो, इन सब की खबर लेने वाला बहुत जल्द आ रहा है। इन सब को उनके किए कि बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। जीजू, ऐसा कौन है जो इन सब पर भारी पड़ जाएगा? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा तुमको। आ रहा है शेर अपना शिकार करने के लिए। आपकी बातों से पता चल रहा है कि कोई बहुत ही तगड़ा है। जब मिलोगी ना तुम तो कहोगी यही असली शेर है, बाकी सब गीदड़, कहकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और अंजू अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगी। काजल कमरे में थी और अर्जुन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन अपनी शर्ट उतार रहा था तो काजल ने पूछा, शर्ट क्यों उतार रहे हो? अर्जुन ने अपनी शर्ट साइड में फेंक दी।
उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। किसी को मैं बिना शर्ट के बहुत हैंडसम लगता हूँ, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कौन है वो? अर्जुन ने काजल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बस चूमते ही जा रहा था तो काजल ने कहा, अरे क्या हो गया जो इस तरह प्यार के बिन बादल बरसात मुझ पर कर रहे हो? अचानक से इतना प्यार क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा तुमसे प्यार जताना? काजल ने अर्जुन के माथे से उसके बाल हटाते हुए कहा, आपका प्यार ही तो मुझे जीने का हौसला देता है, वरना मैं तो कब की मर गई होती। आप छूते हैं ना तो दिल में फिर से जीने की तमन्ना जाग उठती है। दिल करता है आपको अपनी बाहों में भरकर दिन रात देखती रहूं और जी भरकर प्यार करूं। अर्जुन ने काजल को कसकर अपने सीने से लगा लिया तो काजल ने अर्जुन के सीने में खुद को छिपा लिया। तो करो ना जी भरकर प्यार मुझे, मैं तो तैयार हूँ। अर्जुन के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर से काजल को चूमने लगा। काजल के हाथ अर्जुन के कंधों पर कस गए। अर्जुन के दिल में बहुत जज्बात उमड़ रहे थे। अर्जुन ने काजल को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया और वो भी साथ में लेट गया। अर्जुन ने काजल के बिल्कुल करीब चला गया। तुम और अर्जुन अब मेरी जिम्मेदारी हो और मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई बुरी निगाह से भी नहीं देख सकता। काजल की आंखें फिर भर आईं। आप कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना मुझे? अर्जुन ने काजल का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जान हो मेरी और मैं अपनी जान को खुद से कभी जुदा नहीं करूंगा। काजल ने अर्जुन के सीने में खुद को छिपा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक बार फिर से खो गए। अर्जुन बस इतना चाहता था कि काजल को इतना प्यार दे कि वो अपना सब दर्द भूल जाए। जिंदगी पहले जैसी तो हो गई थी, पर फिर भी एक डर का साया पूरे घर पर था। अभी बिल्कुल ठीक था तो उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। समीर और अभी दोनों एक ही क्लास में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी जब कॉलेज पहुंचा तो उसे समीर दिखा तो उसके पास चला गया। समीर ने हुडी वाली जैकेट पहन रखी थी। अभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो समीर पीछे मुड़ा तो अभी ने उसको देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। समीर, ये क्या हुआ तुम्हें? समीर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा तो अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर, मेरी तरफ देखो तो। समीर ने अपनी नजरें ऊपर की तो समीर की आंखों में पानी भर गया और अभी के गले से लग गया। कॉलेज में सब उन्हें ही देख रहे थे तो अभी उसे दूसरी तरफ ले गया जहां कोई नहीं था। दोनों वहां रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अभी ने उसके सिर से हुडी हटाई तो समीर के चेहरे पर चोटों के निशान थे। समीर, तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने पीटा है? समीर रोने लगा। पापा ने मारा है। उस दिन मैं भैया से माफी मांगने आया था, इसलिए वो अच्छे आदमी नहीं है। उन्होंने माँ को भी मारा है। अभी ने समीर के आंसू पोंछे और अपने गले से लगा लिया। तुम चिंता मत करो, हम सब है ना और भैया सब ठीक कर देंगे। अब मुस्कुरा भी दे यार। अभी की बात सुनकर समीर मुस्कुरा दिया। चल क्लास अटेंड करते हैं फिर घर चलते हैं। अभी पापा को पता चला तो वो मुझे फिर से मारेंगे। समीर, तुम मेरे भाई हो और मेरे भाई को ऐसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है? मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा, कहकर मुस्कुराने लगा। दोनों क्लास में चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे तो उनकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी जो सलवार सूट पहनी थी। कुछ लड़के उनको घेर कर खड़े थे। दोनों दूर से देख रहे थे। वो लड़के उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे थे पर वो लड़कियां कुछ नहीं कर रही थी, बस रो रही थी। अभी ये लड़कियां इन लड़कों को कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? बस बुत बनकर खड़ी हैं। दो हैं एक साथ, मिलकर सबको एक एक रख दे। समीर देख, दोनों डर के मारे कैसे कांप रही हैं। वो सब लड़के उनके करीब जाने लगे तो अभी ने पीछे से आवाज लगाई, ओए चुपचाप पीछे हट जाओ, नहीं तो ऐसे फटके पड़ेंगे ना 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। वो सब अभी की ओर आ गए। कौन है बे तू? तेरा बाप, कहकर अभी हंसने लगा। वो लड़का गुस्से से अभी की ओर बढ़ा तो समीर ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के को उंगली दिखाकर कहा, खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया। वो लड़का अकड़ते हुए कहने लगा, तू क्या कर लेगा? समीर अभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। हम दोनों तुम सबकी ऐसी धुलाई करेंगे कि कभी भी किसी लड़की को छेड़ने की गलती नहीं करोगे। समीर अभी की बात सुनकर सारे लड़के दोनों को घेर कर खड़े हो गए। दोनों बीच में खड़े थे और दोनों लड़कियां एक साइड खड़ी होकर सब देख रही थी। अभी ये तो सिर्फ 10 हैं। समीर, हमारे लिए अच्छा ही है, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो सब लड़के एक साथ दोनों पर टूट पड़े तो समीर ने अभी ने कुछ पल में
उनको दिन में तारे दिखा दिए। दोनों के हाथों से पिटकर सब जमीन पर दर्द के मारे इधर उधर होने लगे। समीर अभी ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ा तो ये मार याद कर लेना, औरतों की इज्जत करना सीखो। समीर अभी दोनों की बॉडी एकदम फिट थी। वो दोनों लड़कियां समीर अभी के पास आ गईं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें इन सब दुष्टों से बचाया। समीर अभी उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुरा दिए। अभी ने उन लड़कियों को देखकर कहा, जी आपने इतनी शुद्ध हिंदी में बात करनी कहाँ से सीखी है? उन दोनों में से एक लड़की बोली, जी हमारे गांव में ऐसे ही बात करते हैं सब। समीर ने कहा, आप दोनों का नाम क्या है? दोनों एक साथ बोली, काव्या और कवि। अभी को हंसी छूट गई तो कवि ने कहा, जी आप हंस क्यों रहे? अब तो समीर अभी पेट पकड़कर हंसने लगे। आप दोनों एक जैसा ही बोल रही हैं, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं इसलिए, कवि ने मुंह बनाकर कहा। अभी ने कहा, आप में से काव्या कौन है और कवि कौन है? मैं कवि और ये काव्या, और मैं छोटी हूँ और काव्या दीदू बड़ी हैं। अभी समीर दोनों उनको देख रहे थे। दोनों की हाइट एक जैसी थी और रंग गोरा था, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। समीर ने कहा, ये शहर है, यहाँ संभल कर रहना, और कोई बदतमीजी करे तो दोनों मिलकर उनको सबक सिखाओ। रोने की जगह लड़ना सीखो, वरना ऐसे लोग हर रोज मिलेंगे। यहाँ कहाँ रहती हो आप दोनों? हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, माँ बाप उन्होंने अकेले भेज दिया इतनी दूर पढ़ने के लिए? ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। समीर ने देखा तो उसने कहा, हमने क्या कुछ गलत सवाल कर दिया? नहीं समीर जी, काव्या दीदू को माँ बाबा की याद आ गई। अभी ने कहा, मतलब? कवि ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक हैवान ने उन्हें मार दिया है। अभी समीर ने सुना तो उन्हें सुनकर अफसोस हुआ। समीर काव्या की ओर गया, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों की वजह से आपका दिल दुखा। नहीं, आप माफी मत मांगो, काव्या ने कहा। हम आज पहली बार मिले और सब कुछ यहीं गेट पर पूछ लिया। आपकी क्लास मिस हो जाएगी। नहीं जी, हमारी क्लास लगने वाली में अभी टाइम है, काव्या ने बहुत ही मासूमियत से कहा। अभी ने कहा, तो चलो कैंटीन चलकर कुछ खा लेते हैं। पर क्या आप दोनों हमारे साथ चलेंगी? कवि ने कहा, हम चलेंगे। आपको मुझसे और समीर से डर नहीं लगेगा? कवि ने कहा, डर क्यों लगेगा? आप उन गंदे लड़कों जैसे नहीं हैं, आप तो अच्छे हैं। तो चलो चलते हैं। तो सब कैंटीन चलते हैं। चारों कैंटीन चले गए। सबने ऑर्डर कर दिया और फिर खाने लगे। कवि के पास अभी और काव्या के पास समीर बैठा था। मैं अभी और ये समीर, हम दोनों भाई हैं। अभी ने कवि से कहा, एक बात पूछूं? तो आप दोनों को तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं जी, आप पूछिए, कवि ने कहा। तुम्हारे माँ पापा को क्या हुआ था, मतलब उनकी मौत कैसी हुई थी? इस बार काव्या ने कहा, उन्हें मार दिया एक हैवान ने, कहकर रोने लगी। समीर उसके कंधे पर हाथ रखने लगा, पर अपना हाथ पीछे हटा लिए। देखिए, आप रोइए मत। नहीं जी, हम ठीक हैं। बाबा प्रेस रिपोर्टर थे, ब्रिज प्रकाश नाम था उनका। उन्होंने मिस्टर भाटिया के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा कर रखे थे। उन सबूतों को हासिल करने के लिए उस हैवान ने बहुत ही निर्दयता से हमारे माँ बापा को मार डाला। मिस्टर भाटिया का नाम सुनकर समीर अभी दोनों चौंक गए। मिस्टर भाटिया, उन्होंने ये सब किया है? काव्या ने नफरत से कहा। वो एक नंबर का घटिया और कमीना इंसान है। वो लोग अब हमें ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। समीर ने एकदम से काव्या के कंधे पर हाथ रख दिया। क्या जानती हो उनके बारे में? कवि ने हैरान होकर पूछा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? समीर ने जलती निगाहों से कहा, क्योंकि वो हमारे भी दुश्मन हैं। दोनों लड़कियां चौंक गईं। आपके भी दुश्मन? अभी ने कहा, तुम दोनों हम पर भरोसा करती हो? कवि ने कहा, आप दोनों ने हमें उन लड़कों से बचाया है और आपकी आंखें बता रही हैं कि आप सच्चे हैं। समीर ने काव्या का हाथ पकड़ लिया तो काव्या उसकी ओर देखने लगी। चलो हमारे साथ, तुम्हारी जान खतरे में है। पर कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अभी ने कहा, हमारे घर। अब बिना सवाल किए चलो। कुछ देर में चारों घर पहुंच गए। चारों जब घर पहुंचे तो सब हाल में बैठे हुए थे। अर्जुन रवि ऑफिस गए हुए थे। काजल ने अभी समीर के साथ दोनों लड़कियों को देखा तो वो असमंजस में थी। अभी ने इशारे से कुछ कहा तो काजल मुस्कुराने लगी। काजल की नज़र समीर पर गई तो वो हुडी पहनकर सिर झुकाकर बैठा था। काजल समीर के पास आ गई। काजल ने समीर का चेहरा ऊपर उठाया तो उसके होश उड़ गए। समीर, ये तुम्हारे चेहरे पर ये चोटों के निशान कैसे आए? अंजू भी समीर को देखने लगी। समीर, किसने किया ये सब, बताओ मुझे, अंजू ने कहा। समीर एकदम से काजल के गले से लगकर रोने लगा। काजल ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, समीर मेरी तरफ देखो तो। समीर काजल से दूर हट गया। अंजू, फर्स्ट एड बैग्स
लेकर आओ तो। अर्जुन फास्ट एड बॉक्स लेने चली गई। अभी तुम बोलो, ये किसने किया है ये सब? तो अभी ने सब बता दिया। अंजू भी फास्ट एड बॉक्स ले आई। काजल ने समीर की चोटों पर दवाई लगाते हुए कहा, बाप है कि कसाई, ऐसे कौन मारता है अपने ही बेटे को? दोनों लड़कियां सबको देख रही थी तो अंजू उनके पास बैठ गई। आप दोनों के नाम क्या हैं? मैं कबीर और ये मेरी दीदू काव्या। अंजू ने दीदू शब्द सुना तो मुस्कुरा दी। अभी ये तुम्हारे साथ काजल में पढ़ती है। तो अभी ने अंजू और बाकी सबको सब कुछ बता दिया। समीर ने कहा, भाभी भैया कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। वो और रवि भैया ऑफिस गए हैं, आने वाले हैं। तुम सब तब तक खाना खाओ। काव्या कभी वहीं बैठी रही तो काजल उनके पास आ गई। काजल ने बहुत ही प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फिराया। तुम दोनों डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो खाना खा लो तुम दोनों भी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा तो वो सबके साथ खाना खाने बैठ गईं। कुछ देर बाद अर्जुन रवि भी आ गए। काजल ने अर्जुन और रवि से उसके बैग लेकर रख दिए। आप भी बैठिए, खाना खाइए। अर्जुन समीर के पास बैठ गया और रवि उसके पास बैठ गया। दाई माँ नहीं दिख रही हैं? काजल ने कहा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उनको दवाई खिलाकर सुला दिया है। डॉक्टर को दिखाया? उन्हें अर्जुन ने खाना खाते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर चेक करके गए हैं। अर्जुन की नज़र दोनों लड़कियों पर पड़ी तो उसने काजल की ओर देखा तो काजल ने आंखों से कुछ कहा तो अर्जुन मुस्कुराने लगा। रवि का चेहरा मुरझाया हुआ था। रवि भैया क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, रवि ने सर्द आवाज में कहा तो अंजू ने रवि की ओर देखा तो उसके दिमाग कुछ चलने लगा। समीर उठकर जाने लगा तो अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी तो अर्जुन एकदम से खाना खाते खाते उठ गया। समीर का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। समीर, ये क्या हुआ? समीर अर्जुन के सीने से लग गया तो अर्जुन ने उसकी बाहों में ले लिया। भाई बता, क्या हुआ है तुझे? अभी अर्जुन के पास आ गया और उसने सब बता दिया। अर्जुन ने गुस्से मुट्ठियों को भींच लिया और बाहर जाने लगा तो समीर ने हाथ पकड़ लिया। भैया अभी नहीं, प्लीज़। तो अर्जुन उसको लेकर सोफे पर बैठ गया। अभी ने कहा, भैया ये काव्या और कवि हैं। अर्जुन ने दोनों की ओर देखा तो दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो अर्जुन ने नमस्ते कर दिया। भैया ये आज हमें कॉलेज में मिली थी, कहकर सब बता दिया। अर्जुन का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता है। पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब इनके साथ भी। अर्जुन काव्या कवि से कहा, आज से तुम दोनों यही रहोगी। तो काव्या ने कहा, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? काजल ने समझाया, क्योंकि तुम दोनों की जान को खतरा है मिस्टर भाटिया से और तुम दोनों यही सेफ हो। रवि ने भी कहा, तुम दोनों सोच रही होगी कि हम तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, तो सुनो, उस आदमी ने हम सबका सब कुछ छीन लिया है। समीर उनका ही बेटा है। ये सुनकर दोनों लड़कियां चौंक गईं। पर ये तो यहाँ है। हाँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अंजू ने सारी बात उन्हें अपने तरीके से समझा दी। काव्या, समीर उस आदमी का बेटा जरूर है पर उनके जैसा नहीं है। इस तरह दिन ढलने लगा तो समीर ने काजल से कहा, भाभी मैं घर चलता हूँ, माँ परेशान हो जाएगी। तुम यहीं रहोगे? अर्जुन ने कहा। पर भैया माँ अकेली है वहाँ और मैं यहाँ। तुम फोन करके बता दो उन्हें कि तुम यहाँ हो, बाकी बातें सुबह करेंगे। समीर ने फोन कर दिया तो शैलजा जी ने हामी भर दी। काजल ने कभी काव्या को अंजू के साथ सुला दिया और रवि, अभी, समीर एक कमरे में सो गए। दाई माँ अपने कमरे में सो गई। काजल अपने कमरे में आ गई तो अर्जुन को देखने लगी तो अर्जुन नहा कर निकला था, जिसने गले में टॉवल डाल रखा था और लोअर पहन रखा था। काजल ने देखा अर्जुन के चेहरे पर तो तनाव था तो काजल ने अर्जुन से उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया तो अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन के बालों से पानी टपक रहा था। उसका भीगा बदन काजल को अपना दीवाना बना रहा था। अर्जुन, इतने उदास क्यों हैं आप? अर्जुन ने काजल के हाथ हटा दिए और खिड़की के पास खड़ा हो गया। काजल अर्जुन को इस तरह देखकर उदास हो गई। उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही थी। काजल की आंखों में नमी आ गई। अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने काजल की तरफ अपनी बाहें फैलाकर कहा, आओ मेरे पास। तो काजल अर्जुन की बाहों में समा गई और उसके सीने से लग गई। यार मुझे माफ कर दो प्लीज। काजल कुछ नहीं बोली, बस अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने काजल के बालों को चूम लिया। क्या हुआ है तुम्हें? अर्जुन, मैं ना आपसे दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मुझसे कभी दूर मत जाना। अर्जुन ने भी अपने हाथ काजल की कमर पर कस दिए। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे में गुम हो गए। काजल ने अर्जुन का हाथ पकड़कर बेड के पास ले आई और खुद लेट गई और अपनी बाहें फैलाकर अर्जुन को अपने पास बुला लिया तो अर्जुन उसके सीने पर सर रख दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए।
आधी रात को सब सो रहे थे, तभी घर के मेन दरवाजे को किसी ने जोर जोर से बजाया। अर्जुन की आंखें खुल गई, काजल भी उठ गई। इस वक्त कौन है जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? अर्जुन टी शर्ट पहनकर बाहर जाने लगा तो काजल भी साथ चल दी। बाकी सबकी भी नींद खुल गई, सब हॉल में इकट्ठे हो गए। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो कोई उसके ऊपर आकर गिर गया तो अर्जुन डर गया। अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी सब भी देखकर हैरान हो गए। समीर दौड़कर उनके पास चला गया। माँ, ये आपको क्या हो गया? अर्जुन, अर्जुन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। अर्जुन की नज़र जब उनके पेट की तरफ गई तो वो खून से सनी हुई थी। अर्जुन की आंखें बरसने लगी। शैलजा जी कुछ कहना चाह रही थी, पर उनकी आवाज़ गले में अटकी हुई थी। समीर को अपने पास रखना, उस आदमी के पास मत भेजना। अर्जुन, एक बार मुझे माँ कह दे। तो अर्जुन ने उन्हें माँ कहकर अपने गले से लगा लिया। समीर और बाकी सब रो रहे थे। अर्जुन, वो आदमी, वो तुमको मार डालेगा। अर्जुन, वो कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने शैलजा जी को अपनी बाहों में भर लिया और जोर से चीखा, माँ। समीर अर्जुन के गले लगकर बेतहासा रोने लगा। भैया, मार डाला उन्होंने माँ को भी। अर्जुन की दुनिया ही लुट गई। सुबह होते ही तीनों भाइयों ने उनको मुखाग्नि दी तो अभी समीर अर्जुन के गले लगकर रोने लगे। कुछ देर के बाद सब अंतिम संस्कार करके वापस लौट आए। घर में मातम छा गया। अर्जुन का दर्द उसके दिल में जख्म बना रहे थे। राह चलती हुई लड़कियों का दुपट्टा खींचने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? अब इस भीड़ में तुम लोगों के कपड़े उतरेंगे, तब तुम सबको पता चलेगा जब भरे बाजार में किसी के साथ जब ऐसा होता है तो दिल पर क्या बीतती है। उसने किसी को इशारा किया तो वो उन 5-6 लड़के थे जो राह चलती लड़कियों को छेड़ रहे थे। वो लड़के सब रोने लगे। वो एकदम से अपने जीप की बोनट से छलांग लगाकर उन सबके सामने अपना डंडा घुमाते हुए खड़ी हो गई। अपने चश्मे को अपनी शर्ट में लगाकर उन सब की ओर देखने लगी। वो लड़के डर के मारे कांपने लगे, पर उनमें से एक लड़का अकड़ के उसके सामने खड़ा हो गया तो सेवक राम जी ने अपना सिर पीट लिया। लगता है ये भरी जवानी में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। किससे पंगा ले लिया है, अब नहीं छोड़ेगी हमारी साहब डीएसपी आराध्या शेखावत। कौन है तू? उस लड़के ने बड़ी ही बेहयाई से आराध्या को देखकर कहा। तो आराध्या मुस्कुराने लगी तो महेश ने कपिल के कान में कहा, इस लड़के ने क्या सोचकर मैडम को ये कहा होगा। कपिल ने उसे घूरते हुए कहा, जाकर खुद पूछ लेना। महेश ने दांत दिखाते हुए कहा, भड़क क्यों रहा है? मैं तो बस इन लड़कों के बारे में सोच रहा था कि अब इनकी हालत सुधरने वाली है, कहकर मुस्कुराने लगा। आराध्या ने उसे देखकर कहा, तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? लड़का दांत दिखाने लगा तो आराध्या ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया तो लड़के के सामने वाले दांत टूटकर गिर गए। ये देखकर बाकी सब लड़कों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं उनके दांत भी ना टूट जाएं। महेश, कपिल, सेवक राम जी और वहां खड़ी भीड़ का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आराध्या ने सबको डंडे से अच्छे से सूत दिया। तुम लोग खुले सांड की तरह घूमते हो, घर से निकलते हो कॉलेज जाने के लिए, और यहाँ आकर लड़कियों को छेड़ते हो। आराध्या ने सबको अपने डंडे से बिल्कुल सीधा कर दिया और फिर आराध्या जीप के बोनट पर बैठ गई। आराध्या की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सब अपने हाथों पैरों को पकड़कर टेढ़े मेढ़े होकर खड़े हो गए। तुम सब देश का नेतृत्व करोगे, भविष्य हो तुम इस समाज का, पर तुम लोग इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह रहना सीख गए हो। कुछ तो इंसानियत रखो अपने अंदर, सबको इज्जत दो। फिर चाहे लड़का हो या लड़की, सब अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा है, वरना मेरा सामना हर मोड़ पर तुम सबको करना पड़ेगा। महेश, इन सबके एड्रेस लिखवा कर इनको भेज दो। महेश ने आराध्या से कहा, पर मैडम इन्हें छोड़ना क्यों है? आराध्या ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, अगर इन पर केस बन गया तो इनके माथे पर क्रिमिनल का ठप्पा लग जाएगा और इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो कहा है तुमसे वो करो। महेश ने सबके एड्रेस लिखकर सबको रवाना कर दिया। आराध्या और बाकी सब जीप में बैठने लगे तो उसका फ़ोन रिंग करने लगा तो उसने फ़ोन रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम उन लड़कियों का पता मिल गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आज ही पहुँच रही हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया। महेश, तुम सब तैयार हो जाओ, नए मिशन पर जाना है। कहाँ जाना है मैडम? मुंबई। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा लगा लिया। आ रही हूँ मैं, गेट रेडी। आराध्या ने राणा को फ़ोन करके कहा, तैयार हो जाओ, हम मुंबई पहुंच चुके हैं, जैसा बोला है वैसा ही करना है।
मैं और बाकी सब उसी रास्ते में ही जाएंगे, पर तुम अलर्ट रहना। दूसरी तरफ से राणा की आवाज़ आई, सर इसमें तो रिस्क है। हाँ जानती हूँ मैं, पर यह करना पड़ेगा क्योंकि उनको भनक लग चुकी है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम में से कोई गद्दार है जो मिस्टर भाटिया से मिला हुआ है। सर पर है कौन वो? तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा। अच्छा, वो दोनों लड़कियां मिली? सर वो लड़कियां पता नहीं कहाँ हैं, पर मैंने अपने खबरियों को कह दिया है, बहुत जल्द उनको ढूंढ लेंगे। नहीं राणा, ढूंढ नहीं लूंगा, ढूंढो उन्हें। उनकी जान खतरे में है। उनके पास सबूत है कि आखिर वो कौन है जिसने बेगुनाह लोगों का खून पानी की तरह बहाया। जी सर, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। और राणा अर्जुन के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दो, पर उनको पता ना चले। पर सर, परवर नहीं राणा, वो सब डर के साए में वैसे ही जी रहे हैं। तुम बस चौकने रहना, समझ गए? जी सर। जय हिंद कहकर राणा ने फोन काट दिया। तभी उनकी जीप के पीछे 6-7 गाड़ियां लग गईं। आराध्या ने जब पीछे देखा तो मुस्कुराने लगी। महेश, कपिल, सेवक, राम जी तैयार हो जाइए, सब हमारे पीछे हमारे चाहने वाले आ रहे हैं। महेश, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? महेश ने भी जोश में आकर कहा, डोंट वरी सर, इन सब की छुट्टी कर देंगे। माधव जी मेहरबानी करके जीप की स्पीड बढ़ाइए, आराध्या ने कहा। जी सर कहकर माधव ने जीप को हवाई जहाज बना दिया। फायरिंग होने लगी तो महेश, कपिल, सेवक, राम जी ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उन आदमियों की गाड़ियां पीछे छूट गईं और आराध्या की जीप जंगल की तरफ जाकर अंदर की तरफ रुक गई। सब जीप में से उतर गए। तभी वहां एक आदमी बुलेट बाइक लेकर आ गया तो आराध्या ने जल्दी से हेलमेट पहनने लगी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बात याद रखना है, इनमें से एक गाड़ी में वो कमीना मिस्टर भाटिया भी है और वो सुरेश भी है जिसने रौनक को मारा था। पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दो, दोनों को जिंदा रखना है, समझ गए सब? महेश, तुम सबके पास स्पाई कैमरा है, उसके जरिए हम टच में रहेंगे, सबने एक साथ कहा। यस सर। आराध्या ने हेलमेट पहना और वो बुलेट बाइक पर बैठकर हवा की तेजी से वहां से चली गई। आराध्या की बुलेट बाइक हवा से बातें कर रही थी। आराध्या ने सड़क के बीचों बीच अपनी बुलेट बाइक को खड़ी कर दी। मिस्टर भाटिया की गाड़ियां भी उसी रास्ते पर थी। आराध्या वहीं बीच सड़क पर बाइक रोककर उस पर बैठकर कुछ कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। पहली गाड़ी में बैठे आदमी ने आराध्या को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने अपने दूसरे साथी से कहा, देख सामने वो खड़ी है। पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, छोटू बॉस को फोन कर। तो छोटू ने फोन किया। बॉस, वो आराध्या शेखावत सड़क के बीचों बीच खड़ी है। दूसरी तरफ से मिस्टर भाटिया चौंक गए। ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं बॉस, मिस्टर भाटिया ने गुस्से से कहा। इसे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? मिस्टर भाटिया ने झल्लाते हुए कहा, तुम में से कोई उससे मिला है, छोड़ूंगा नहीं किसी को। सुन, चढ़ा दे गाड़ी उस पर। क्या? दूसरी तरफ से छोटू चौंक गया। बॉस, वो डीएसपी है। मिस्टर भाटिया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने झल्लाते हुए कहा, जो बोला है वो कह कर फोन काट दिया। छोटू ने पहले वाले आदमी से कहा, चढ़ा दे गाड़ी उस पर। तो पहला आदमी गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसे सड़क पर एक तार सी बिछी हुई दिखी। छोटू, ये क्या है रास्ते में? तो छोटू सामने देखने लगा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी ये तो लाइन की तार है। तो पहले आदमी ने अपना हाथ सिर पर मार लिया। ये तो हमारे अर्थी का सामान लेकर बैठी है। छोटू, छोटू क्या है? आगे भी तो बक, सामने देख। तो छोटू ने देखा तो आराध्या बड़ी ही टेंशन में खड़ी थी। आंखों पर गॉगल से एकदम चिर परिचित अंदाज में डंडा घुमा रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में लाइटर था जिसे वो कभी जला रही थी तो कभी बुझा रही थी। पहले आदमी ने घबराते हुए कहा, छोटू फोन कर बॉस को। तो छोटू ने मिस्टर भाटिया को फोन कर दिया। मिस्टर भाटिया ने फोन उठाया तो छोटू ने सब बता दिया। तो मिस्टर भाटिया की हालत पतली हो गई और फोन हाथ से छूट गया। मिस्टर भाटिया ने डरते हुए अपने ड्राइवर को गाड़ी पीछे कर वापस ले जाने को कहा। तो ड्राइवर गाड़ी मोड़ने लगा तो पीछे महेश, कपिल, सेवक, राम जी पूरी फोर्स के साथ खड़े थे। बॉस, वो पीछे देखिए। मिस्टर भाटिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। मिस्टर भाटिया ने किसी को फोन किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, तुझे मना किया है ना मैंने तुझे फोन करने के लिए। चुप, खुद छुपकर बिल में बैठे हो और यहाँ मेरी जान पर बनाई है। दूसरी तरफ से आवाज आई, चुप, बकवास बंद कर। क्यों मरा जा रहा है? मिस्टर भाटिया ने तुनकते हुए कहा, अभी मैं मर रहा हूँ, बहुत जल्द तेरी बारी भी आने वाली है। क्या मतलब है तेरा? वो आ गई है,
आराध्या शेखावत हमारी अर्थी का सामान लेकर। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या वो यहाँ पहुंच गई है? मिस्टर भाटिया ने कहा, हाँ आ गई है वो। देख, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं तुझे भी फंसा दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, ज्यादा बकवास मत कर, मुझे कोई नहीं पहचानता है, सारे इल्जाम तुझ पर ही आएंगे, समझा? कहकर फोन काट दिया। तभी आराध्या ने सबको बाहर आने के लिए कहा, बाहर आओ सब, वरना मैं इस पटाखे को आग लगा दूंगी। कोई बाहर नहीं आया तो आराध्या जैसे ही पटाखे में आग लगाने लगी, सभी गाड़ियों से बाहर निकल कर आ गए। महेश, कपिल, सेवक राम जी और पूरी पुलिस फोर्स ने उन सबको घेर लिया। मिस्टर भाटिया और उसके आदमी फंस चुके थे। आराध्या ने मिस्टर भाटिया को बुलाया और अपने सामने खड़ा कर दिया। मिस्टर भाटिया, अब आपके सामने एक ही रास्ता है, खुद को बचा लो उस शख्स के बारे में मुझे सब बताकर, ना शमशान जाने की तैयारी कर लो। मिस्टर भाटिया सोचने लगे तो आराध्या ने बातों की फिरकी घुमाते हुए कहा, उसको कोई नहीं जानता है, हर इल्जाम तुम पर आ जाएगा और वो बच जाएगा। तुम उसके बारे में मुझे सब बता दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। आराध्या मुस्कुराने लगी। मिस्टर भाटिया कहाँ खो गए? मिस्टर भाटिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं सब बता दूंगा, पर तुम मुझे छोड़ दोगी? आराध्या ने मिस्टर भाटिया को देखकर जहरीली मुस्कुराहट बिखेर दी तो उसने कहा, मिस्टर भाटिया, मैं जो कहती हूँ वो पक्का करती हूँ। मिस्टर भाटिया, फोन करो उस शख्स को, पर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही कहना। मिस्टर भाटिया ने फोन कर दिया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्यों फोन किया है? मैं वहां से बचकर निकल कर आ गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है तो तू छुप जा जाकर कहीं। मिस्टर भाटिया ने कहा, सुन, इसका पक्का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, पक्का इलाज मतलब? तो मिस्टर भाटिया ने कहा, सबको खत्म कर देते हैं आज रात को ही, नहीं तो मौत की तलवार हमेशा हमारे सिर पर लटकी रहेगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, तू ठीक कह रहा है, सूर्यवंशी खानदान का नामो निशान मिटा देंगे आज रात को। तू रात को 2 बजे वहां पहुंच, वहां पर आज रात को ये किस्सा खत्म कर देते हैं। मिस्टर भाटिया ने हाँ कहकर फोन काट दिया। मिस्टर भाटिया ने आराध्या से कहा, मैंने अपना काम कर दिया है और अब तू मुझे जाने दे। ये सुनकर आराध्या मुस्कुराने लगी। तभी पुलिस वालों ने उसके सभी आदमियों को पकड़ लिया तो मिस्टर भाटिया बौखला गया। तूने मेरे साथ धोखा दिया है, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। धोखेबाज, खूनी को ही धोखा दिया है, इसमें गलत क्या किया मैंने? मिस्टर भाटिया आगे बढ़कर आराध्या को छूने लगे तो आराध्या ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। इतना आसान नहीं है आराध्या शेखावत को छूना, तो उसने भाटिया को उसकी गर्दन से पकड़ कर दबोच लिया। तुझे तेरे किए हर बुरे कर्म की सजा मिलेगी, कहकर कपिल को कहा, इसे हथकड़ियां पहनाओ। आराध्या को फोन आ गया तो जीप के बोनट के सामने खड़ी होकर बात करने लगी तो भाटिया एकदम से पीछे मुड़कर आराध्या पर वार करने के लिए आराध्या की ओर बढ़ने लगा। तो उससे पहले ही आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में उछालकर जीप की बोनट पर दे मारा और उसकी गर्दन को अपने एक हाथ की कोहनी में फंसाकर कहा, अकल से पैदल इंसान, देख लेता, मैं शीशे के सामने खड़ी थी और तू पीछे से वार कर रहा है। तुझे गुंडा किसने बना दिया? आराध्या ने उसकी अच्छे से धुनाई की और पुलिस को सौंप दी। आराध्या ने पुलिस वैन को आगे चलने के लिए कहा जिसमें मिस्टर भाटिया और उसके साथी थे और खुद महेश, कपिल, सेवक राम जी के साथ बैठ गई। जीप सड़क पर भाग रही थी। महेश ने कपिल को धीरे से कहा, यार आज सोचा था हाथों में जो खुजली हो रही थी वो आज हट जाती, पर यहाँ तो सब ऐसे ही निपट गया। तो कपिल ने कहा, ये खुद भी मरेगा सर के हाथों से और मुझे भी मरवाएगा। आराध्या दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। महेश, तैयार रहना रात को। महेश कपिल की तरफ देखने लगा, फिर आराध्या से कहने लगा, किस चीज़ की तैयारी? तो आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथों की खुजली हटाने की। महेश, कपिल दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। सर, हम तैयार हैं बिल्कुल। आराध्या ने अर्जुन को फोन किया, अर्जुन मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, सबको कहना घर पर ही रहें, बाकी बातें मिलकर करते हैं। कुछ देर के बाद आराध्या पूरी टीम के साथ अर्जुन के घर पहुंच गई तो अर्जुन उसे देखकर खुश हो गया। आप मुंबई कब पहुंची? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे भैया? तो अर्जुन ने सॉरी कहकर उनको हॉल में बैठा दिया। तब तक काजल, अंजू, रवि, समीर, अभी, दाई माँ, काव्या, कवि सब आ गए। सब आराध्या को देख रहे थे। आराध्या ने काजल की तरफ देखा और अर्जुन से कहा, भैया काजल बहुत खूबसूरत है। तो अर्जुन, काजल दोनों मुस्कुरा दिए। जीजू, ये वही है जिनके बारे में आपने हमें बताया था? तो अर्जुन ने कहा, ये डीएसपी आराध्या शेखावत है।
आराध्या को देखकर सब हैरान थे। अंजू एकदम से आराध्या के पास जाकर बैठ गई। आप डीएसपी हैं? तो आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कोई शक है इस बात पर? अंजू बहुत ही एक्साइटेड थी, तो उसने आराध्या से कहा, आपको देखकर नहीं लगता है कि आप इतने बड़े ओहदे पर हैं। काजल ने अंजू को घूरते हुए कहा, क्या बके जा रही है तू, कुछ भी बोलती है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। अंजू फिर से शुरू हो गई, आप जीजू को कैसे जानती हैं? आराध्या ने कहा, अर्जुन ने मेरे बेटे आराधिक को अपना खून देकर बचाया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो मेरे ही किसी दुश्मन ने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए करवाया था, और ये उस वक्त ये अस्पताल में किसी काम से आए थे। काजल ने अंजू से कहा, और भी कुछ रह गया है पूछने को? तो अंजू ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। आराध्या ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, वो शख्स आज रात को हमारे सामने होगा। आराध्या की बात सुनकर सब हैरान हो गए। अर्जुन ने कहा, सच में? आपको पता चल गया है कि वो कौन है जिसने ये सब किया है? आराध्या ने अर्जुन और बाकी सबको सब कुछ बता दिया। अर्जुन, मुझे वो 2 लड़कियां नहीं मिल रही हैं जिनके पास वो सबूत है, जिनके दम पर हम सब अपराधियों को उनके किए की सजा दिलवा सकते हैं। कौन 2 लड़कियां? वो पत्रकार जिनको मिस्टर भाटिया ने मारा है। तो सब फिर से चौंक गए। कवि ने कहा, हम दोनों ही वो हैं जिन्हें आप ढूंढ रही हैं। आराध्या ने सुना तो वो दोनों के पास चली आई। वो सबूत कहाँ है? मैडम, हमारे पास है। आराध्या ने कहा, मुझे वो सबूत दो। तो काव्या ने एक पेन ड्राइव से उसे थमा दी। आराध्या ने सबको अपना प्लान बताया तो अभी समीर के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू।